11 students, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be very important for each and every one of you क्योंकि ये एक रैपिड रिवीजन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज नोमैडिक एम्पायर, इस पूरे चैप्टर का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन है, जल्दी जल्दी हर एक चीज अच्छे से समझते हैं। सो इस चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर, यानी कि एक एम्पायर है जो नोमैड लोगों ने क्रिएट करा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है। नोमैडिक लोग वो होते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं, जो एक से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। सो दोज पीपल आर नोन एज नोमैड्स। जबकि एम्पायर एक जगह होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है एक एम्पायर की। सो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि कैसे भाई नोमैडिक लोगों ने एक एम्पायर क्रिएट कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं मंगोल्स की, तो उन लोगों ने एक बहुत वास्ट एम्पायर क्रिएट करा था। सो उसके बारे में हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि हमें इन नोमैड्स के बारे में कहाँ से पता चला, इस एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चला। मंगोल्स खुद इतना कुछ नहीं लिखा करते थे, ठीक है, तो वो हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे। सो दे वर नॉट राइटिंग दैट मच। सो क्या सोर्सेज रहे हैं जिनकी मदद से हमें इस एम्पायर के बारे में पता चला। सो सबसे पहला सोर्स है हमारा क्रॉनिकल्स, यानी कि जो वास्ट टेक्स्ट लिखा जाता था, सो उसे क्रॉनिकल कहते हैं। सो अलग अलग लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा था, जो ऑर्डिनरी लोग जो अत्याचार सहन कर रहे थे मंगोल्स का, उनके द्वारा लिखा गया टेक्स्ट, या फिर जिन्होंने मंगोल्स के बारे में सिर्फ सुना था उन्होंने भी कुछ कुछ लिख दिया। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट नोमैडिक एम्पायर। सो उन नोमैड्स को, उन मंगोल्स को बहुत ज़्यादा अत्याचारी दिखाया गया है, बट वी कैन नॉट से कि ये सारी चीज़ें सच रही होंगी कि दे आर ट्रू टू द पॉइंट, क्योंकि ये जो भी हमें टेक्स्ट मिले हैं, ये जो भी प्रूफ्स मिले हैं, दे आर नॉट रिटन बाय देम एट ऑल। ये दूसरे लोगों ने लिखा है, तो उन्होंने उनकी हार्श साइड ही लिखी होगी, ये पॉसिबल है। सो इस वजह से वी कैन नॉट गो टू द पॉइंट कि हाँ भाई ये चीज़ सच ही रही होगी। देन ट्रैवलर्स, जो अलग अलग ट्रैवलर्स होते थे जो टेक्स्ट लिखते थे, जिन्होंने मंगोल्स के बारे में सुना देखा उन्हें, तो उनके टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन अर्बन लिटरेचर के जो डॉक्यूमेंट होते थे, यानी कि जो अर्बन लाइफ में जो जो ट्रांजैक्शंस होती थी, जो जो चीज़ें होती रहती थी, सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। साथ ही साथ जो अलग अलग भाषाओं में जो टेक्स्ट लिखा गया, जो चाइनीज़ लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा है, मंगोलियन जो ये खुद थे उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है, पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेजेस के जो टेक्स्ट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट देम। नोमैडिक एम्पायर, मैंने आपको बताया कि ये टर्म बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों भाई? क्योंकि नोमैड वो लोग हैं जो वॉन्डरर्स थे, एक जगह नहीं रहते थे। जो मंगोल्स थे सेंट्रल एशिया के, जिन्होंने ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर क्रिएट करा था। तो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट करा? उनका जो मेथड था गवर्न करने का, कंट्रोल करने का, दैट वाज वेरी वेल मेंटेन्ड। उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत अच्छे से मेंटेन थी, मतलब उनका रूल करने का तरीका वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। सो इस वजह से वो एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाए, वो भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी कि एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ। सो 13th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में क्या हुआ, यानी कि शुरुआत में क्या हुआ, जो यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट पे जो अलग अलग एम्पायर्स थे, अब उनको डेंजर महसूस होने लगा। किनसे भाई? सेंट्रल एशिया के स्टेपीज में जो लोग रहते थे, कौन? मंगोल्स, उन लोगों से अब डर लगने लग गया था, बिकॉज धीरे धीरे दे वर बिकमिंग न्यू पॉलिटिकल पावर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। जंगीज खान, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट किया था, एक कर लिया था, एंड धीरे धीरे अब ये जो है बहुत डेवलप होते जा रहे थे, डेवलप इन द पॉलिटिकल सेंस, यानी कि पावरफुल होते जा रहे थे। जंगीज खान का पॉलिटिकल विजन सिर्फ यहीं तक नहीं था कि भाई लोगों को यूनाइट करना है, बल्कि बहुत बड़ी चीज वो करना चाह रहे थे, वो एक एम्पायर क्रिएट करने वाले थे, एंड वो आगे चल के हुआ भी। लेकिन मंगोल स्टेपी रीजन में रहते थे। स्टेपी रीजन यानी कि जहाँ पर दूर दूर तक घास के मैदान है, तो वहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी होती है। तो ये जो नोमैड्स थे सेंट्रल एशिया के, ये चाइना जाते थे, उन लोगों के साथ ट्रेड करते थे और अपने गुड्स एक्सचेंज करते थे, जैसे कि फर वगैरह, जो भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है वो उनको ऑफर करते थे, और जो उनके पास है वो ऐसे ट्रेड किया करते थे। वो चाइनीज़ लोगों को अपने हंटेड प्रे देते थे, घोड़े देते थे, फर देते थे, एंड बदले में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आयरन टूल्स, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे। तो ऐसे ट्रेड होता था उन लोगों के बीच।
तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि मंगोल लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचारी बोला जाता है, बारबेरियन बोला जाता है। बारबेरियन का मतलब यही है, अनसिविलाइज्ड टाइप। सो ये जो टर्म है, असलियत में ये टर्म एक ग्रीक वर्ड बारबरोस से ड्राइव हुई है, जिसका मतलब होता है नॉन ग्रीक, यानी कि जो लोग ग्रीक नहीं हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था बारबरोस, और उसी से ये टर्म बनी थी बारबेरियन। लेकिन अब इसका मतलब हो चुका है अनसिविलाइज्ड, जंगली टाइप्स। तो वो नोमैडिक लोगों को बोला जाता था, क्योंकि वो एक जगह सिविलाइज होके रहते नहीं थे, वो अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे। अब नोमैडिक लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो क्या करते थे वो लोग, कई बार चाइना में अटैक करते थे एंड उनकी जो सिटीज थी उन्हें लूट ले जाते थे। जो चाइनीज एम्परर थे उन्होंने इसी डर के वजह से जो ग्रेट वॉर ऑफ चाइना है, जो आज के टाइम पे इतनी फेमस है, वो बनवाई थी, ताकि वो उनके अटैक से बच सके, ताकि वो लोग पार करके अपने इस एरिया को यहाँ पर नहीं आ सके, बीच में वॉल आ जाएगी। सो इसी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये बनवाई गई थी। जंगीज खान, इनका शुरुआती नाम ये नहीं था, इनको पहले तेमुजिन बोला जाता था। लेकिन 1206 में उन्होंने जो रूलर्स थे वहाँ के, उन्हें हरा दिया था, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गए थे स्टेपी रीजन के, यानी कि स्टेपी रीजन में जो भी लोग थे पावरफुल, उन्हें हरा दिया था, तब जाके उनका नाम जंगीज खान पड़ा था। 1206 में क्या हुआ, एक काउंसिल हुई थी कुरुलताई की, सारे जो चीफटेन्स वगैरह होते हैं उनकी, और उनका नाम समुद्री खान या फिर जंगीज खान, सॉवरन रूलर, ये रख दिया गया था। तो ये सब कुछ उस काउंसिल में हुआ था और उन्हें चीफ घोषित कर दिया था। अब हम उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करेंगे, यानी कि मिलिट्री कैसी होती थी। तो जंगीज खान की जो मिलिट्री थी दैट वाज वेल मेंटेन, हर एक चीज बहुत अच्छे से मेंटेन थी, सब कुछ अच्छे से सब लोगों को आता था। अब वो लोग हंटर गैदरर्स थे, तो उन्हें बहुत सारे स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से आते थे, तो इसी वजह से उनकी जो कैवलरी थी वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थी। आर्चरी स्किल्स बहुत ज़्यादा कमाल के देखने को मिलते थे उनकी आर्मी के अंदर। बहुत स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड मिलिट्री पावर थी। नैप्था बॉम्बिंग, ये चीज़ की जाती थी, तो ये एक टेक्नोलॉजी उनके पास थी। लाइट वेट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का वो यूज़ करते थे जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो आराम से वो उन चीज़ों को लेके जा पाते थे दूसरी डेस्टिनेशन पे। अब जंगीज खान जब पावरफुल हो गए, जब वो चीफ बन गए, तो उन्होंने आर्मी जब बनाई तो उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज कर दिया था, रीऑर्गेनाइज कर दिया था। उन्होंने जो एंशिएंट नोमैडिक ग्रुप्स थे उन्हें डिवाइड कर दिया था, और उनके मेंबर्स को अलग अलग मिलिट्री यूनिट्स में बांट दिया था। मतलब अब न्यू मिलिट्री यूनिट्स का सिस्टम आ गया था। ट्यूमन सबसे बड़े यूनिट ऑफ द आर्मी को बोला जाता था, जिसके अंदर लगभग 10,000 ट्रूप्स होती थी, एंड उसके अंदर बहुत सारे क्लैन और क्लैन के लोग होते थे। जो नई मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स थी वो उनके 4 बेटों के अंडर आती थी, जिन्हें नोयान बोला जाता था। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी जंगीज खान की, रैपिड कुरियर सिस्टम। जंगीज खान ने जो दूर दूर के इलाके थे उन्हें जोड़ दिया था। कैसे? रैपिड कुरियर सिस्टम की मदद से। अब क्या होता था, जो राइडर्स होते थे ना, उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट करी गई। मान लो ये कुछ रीजन है, ये दूर दूर के इलाके हैं, सो उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। तो एक एक घुड़सवार वो इतने हिस्से में जाएगा, फिर दूसरे घुड़सवार के पास वो चीज़ चली जाएगी, फिर वो जाएगा, ऐसे ऐसे जो मैसेज है वो बहुत जल्दी ट्रैवल होता था, एंड इवन ट्रेड के लिए भी ये चीज़ यूज़ की जाती थी। तो जो राइडर्स थे उन्हें प्लेस किया जाता था, पोस्ट बनाई होती थी उनकी रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर डिस्टेंसेस पे। एंड इस सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए जो मंगोल नोमैड्स थे वो 1/10 ऑफ देयर हर्ड कंट्रीब्यूट भी करते थे, इधर हॉर्स या फिर लाइफ स्टॉक, जो भी चीजें हैं वो कंट्रीब्यूट करते थे, और इसे कुबको टैक्स बोला जाता था। एंड दिस वाज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। जंगीज खान ने ये जो एरिया था, ये जो उन्होंने कॉन्क्वेर कर लिया था, इसको गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 4 बेटों को दी। इसके अंदर 4 उलूस थे, यानी कि 4 एरियाज बांट दिए थे उन्होंने इस एम्पायर के, और हर एक एरिया को उलूस बोला जाता था, एंड दैट वाज गिवन टू देयर सन। मतलब एक उलूस उनके एक बेटे को, दूसरा उनके दूसरे बेटे को, तो ऐसे डिवाइड किया गया था। 13th सेंचुरी के बीच के दौरान, यानी कि इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी, जो मंगोल्स थे वो यूनाइटेड हो गए थे, यूनिफाइड हो गए थे, एंड उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करा इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड ने अभी तक नहीं देखा था। उन्होंने अर्बन सोसाइटीज के ऊपर रूल किया। बेशक उन्हें बारबेरियन बोला जाता था, अनसिविलाइज्ड बोला जाता था, लेकिन फिर भी वो शहरों के ऊपर रूल कर पा रहे थे, जिनकी अलग अलग हिस्ट्रीज रही थी, जिन शहरों की, जिनके अलग कल्चर्स थे, अलग लॉज थे। सो मंगोल्स ने प्रूव कर दिया था कि दे आर सिविलाइज्ड एंड दे कैन इवन कंट्रोल दी सिटीज विच आर फार डेवलप्ड फ्रॉम देम। तो मंगोल्स बेशक इतने बड़े एरिया पे रूल कर रहे थे,
लेकिन वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहे थे। असलियत में तो वो एक माइनॉरिटी ही थे, बहुत कम पॉपुलेशन थी मंगोल्स की। सो वो कैसे अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते थे, कैसे अपने डिस्टिंक्टिवनेस को बनाए रखते थे, तो ये सब कुछ वो करते थे अपने सीक्रेट लॉ के मदद, जो उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें दिया था। यसा ये कॉम्पिलेशन थी उनकी कस्टमरी ट्रेडिशंस की, जो मंगोल ट्राइब्स फॉलो करती आई हैं। सो इसे जंगीज खान का कोड ऑफ लॉ अब बोला जाने लगा था, क्योंकि जंगीज खान उनके चीफ बन गए थे। सो इसकी मदद से वो अपने रूल्स वगैरह को फॉलो करते रहते थे और अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को बनाए रखते थे। स्टार्टिंग में इसे यसा बोला जाता था, लेकिन अब जंगीज खान कोड ऑफ लॉ बोला जाने लग गया था। क्या हुआ था, जंगीज खान ने 1206 में कुरलताई बुलाई थी, जिसमें उन्होंने लॉ, डिक्री, ऑर्डर इनकी बात करी और बोला कि भाई यसा को एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस में भी यूज किया जाना चाहिए, जैसे कि एक हंट की ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्मी, पोस्टल सिस्टम, ये सारी चीजें कुछ कुछ ऐड कर दी थी। तो तब से इसे जंगीज खान का कोड ऑफ लॉ बोला जाने लग गया था। अब मंगोल्स डिक्लाइन हुए। सो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मंगोल्स का डिक्लाइन देखने को मिला? वो फ्यू थे, दे वर माइनॉरिटी एंड वो कम सिविलाइज थे देन अदर सोसाइटी, ये एक रीजन माना जाता है। देन सेकेंड इज कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन मंगोल, यानी कि मंगोल्स के अंदर भी कई बार प्रॉब्लम्स आती थी, वो भी एक दूसरे से लड़ते थे। कई बार मंगोल्स के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलते थे। साथ ही साथ जो टेरिटरी उन्होंने एनेक्स करी थी, कंट्रोल की थी, उसके ऊपर भी वो अपने ट्रेडिशन थोपना चाहते थे, जिस वजह से भी उनका डिक्लाइन देखने को मिला। साथ ही साथ मंगोल्स ने दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट कर लिया था, जैसे कि जंगीज खान ने भी कन्वर्ट किया था डिफरेंट रिलीजन में, इस्लाम वगैरह में। सो इस वजह से भी जो है मंगोल्स का डिक्लाइन हुआ था, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस, आइडेंटिटी अब खत्म होती चली गई। नाउ व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ जंगीज खान एज अ रूलर? उन्होंने क्या करा, मंगोल्स को ऑर्गेनाइज करा, सबसे बड़ी बात उन्होंने यूनाइट करा, देन ऑर्गेनाइज करा। उन्होंने एक मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि एक एम्पायर बनाया जो ना सिर्फ अलग अलग लैंग्वेज बोलता था, ना सिर्फ अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करता था, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करता था, तो उन्होंने एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करा। देन तीसरा, उन्होंने क्या करा, चाइनीज एक्सप्लोइटेशन और ट्राइबल वॉर से मंगोल लोगों को फ्रीडम दिलवाई, उनको आजाद करवाया, उन्हें डोमिनेट करवाया इतने बड़े रीजन के ऊपर। उन्होंने ट्रेड रूट्स को, मार्केट्स को दोबारा से एस्टेब्लिश कर, उन्होंने एक इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स तैयार करी जो कि बहुत ज्यादा वी कैन से कैपेबल थी। देन उन्होंने क्या करा, एक ग्रैंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर क्रिएट करा, उन्होंने एक एफिशिएंट कुरियर सिस्टम बनाया। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने एज अ रूलर करी थी। इसी वजह से जंगीज खान को एज अ ग्रेट रूलर माना जाता है आज भी मंगोलिया के अंदर। आज के टाइम पे मंगोलिया एक कंट्री, एक सोवरेन नेशन है, और जंगीज खान वहां पर आज भी एक इम्पॉर्टेंट मैन के तरह कंसिडर किए जाते हैं। ही वॉज एंड ही इज स्टिल रिगार्डेड एज अ आइकॉनिक फिगर ओवर देयर। मंगोलिया के अंदर उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा मिला हुआ है। अब कुछ टर्म्स है और उनके मीनिंग्स गिवन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यैम एक कुरियर सर्विस थी, कैनेंट्स ये ग्राउंड कैनाल्स को बोला जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ टेक्स्ट के बारे में हमने बात करी, देन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड डिटेल वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कवर कर रखी है, सो यू कैन वॉच दैट आउट। एंड ये उनका फैमिली ट्री गिवन है, ये जंगीज खान, उनके देन 4 सन थे, जोची, चंगताई, ओगदई एंड तोलुई। ठीक है, तो देन उनके फर्दर सन थे। तो ये सारी चीजें एक बार आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये एक रैपिड रिविजन थी, मैंने जल्दी जल्दी हर एक चीज कवर करी है। सो अगर आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझनी है, कोई भी चीज आप नहीं छोड़ना चाहते हो, सो यू कैन रेफर टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप इतने लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, देन वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फॉर नोट्स यू कैन रेफर टू टेलीग्राम चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।